बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हुकूमत की हालत वाकई बहुत बदली है और वाकई में एस्टेब्लिशमेंट भी अब तंग आ गई कि जनाजा कब तक उठाना है हमने। वैसे तो पाकिस्तानियों ने एस्टेब्लिशमेंट का जनाजा उठाया हुआ है 70-80 सालों से, और अब एस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे खुद एक जनाजा आ गया है और उनकी अपनी करतूतों की वजह से आया। जिन लोगों को लाकर उन्होंने मुसल्लत किया, उनकी नालायकी का खुमियाजा उन्हें भी भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट की या आसिम मुनीर साहब की इस वक्त की जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो यही वाले हुक्मरान है और किसी के साथ उनका गुजारा हो नहीं सकता। जहाँ पे इंसाफ होगा, जहाँ पे रूल ऑफ लॉ आएगा, वहाँ पे आसिम मुनीर साहब के लिए गुंजाइश कम हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में जुल्म और ज़्यादती के साथ ही उन्होंने अपना रजीम कायम रखा हुआ है। बहरहाल ये अब वज़रा को कह रहे हैं कि आप ट्वीट्स करें, यानी वफाकी वज़रा को ट्वीट करने पड़ रहे हैं। उन सबको ये कहा गया कि आप स्टेटमेंट जारी करें कि हमने बड़ा शानदार बजट जारी कर दिया है जनाब, बजट के अंदर ये रिलीफ दे दिया, वो रिलीफ दे दिया। असल कहानी कुछ और है और वज़रा बेचारों से झूठ बुलवाया जा रहा है, क्योंकि और कोई झूठ बोलने के लिए तैयार नहीं है। PMLN के अपने ज़ाती दानश्वर, उनके अपने घर के सहाफ़ी, वो सारे भी अब थू थू कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया इकॉनमी का, हम अब आपका सपोर्ट नहीं कर सकते, अब हम आपको किसी किस्म की सहूलत नहीं दे सकते। तो आपके लिए ये सहूलत अब मुयसर नहीं है। यानी जितना झूठ हम बोल सकते थे हमने बोल दिया, इससे ज़्यादा क्या बोलें। आपने बेड़ा ही गर्क करके रख दिया आवाम का। आप तो प्रोटोकॉल के साथ बाहर निकलते हैं तो लोग हमें जूतियाँ मारेंगे। तो अब बहुत सारे ऐसे लोग जो PMLN की बिला वजह तारीफ़ें करते थे वो भी हाथ खड़े कर गए हैं। यानी बिलावल ने, जरदारी ने, इन्होंने भी अपने आप को इस बजट से अलग करने की तैयारी कर ली कि जनाब हम नहीं है, ये जो कर रही है नून लीग कर रही है। एस्टेब्लिशमेंट के टाउट भी अब नून लीग के खिलाफ बोलना शुरू हो गए हैं। तो अब आखिरी हरबा ये था कि वज़रा को कहा गया कि यार तुम लोग तो ट्वीट करो ना, तुम लोग तो सब कहो कि जनाब बहुत अच्छी इकॉनमी, बहुत अच्छा बजट। वज़रा क्या कह रहे हैं? नंबर एक, जो वो जोर लगा रहे हैं इस बात के ऊपर, जंग के हवाले से वो कहते हैं जी जंग में बड़ा रिलीफ दिया पाकिस्तानी कौम को पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने। तो बात यह है कि जंग के दौरान पूरी दुनिया में जो सबसे करीब मुल्क था इस जंग के, ईरान के बिल्कुल साथ पाकिस्तान है ना, तो सबसे ज़्यादा इंपैक्ट पाकिस्तान पर डाल दिया पकड़ के। यानी हमारी पेट्रोल की सप्लाई एक दिन नहीं रुकी। हमारे यहाँ पे वो कह रहे थे जी कंटेनरों टैंकरों के ढेर लगे हुए हैं, हमारे पास माल आ रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तेल भी आ रहा है, गैस भी आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये खुद वज़रा ने कहा हुआ है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में लोगों को तरसा दिया गया। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत पे कीमतें पाकिस्तान में बढ़ी, और ये आलमी कीमतों की वजह से नहीं बढ़ी। देखिए, आलमी कीमत में जब इजाफा होता तो किसी भी मुल्क के अंदर पेट्रोल की कीमत में इजाफा ही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पेट्रोल की कीमत में इजाफा नहीं हुआ, हमारे यहाँ पे टैक्सेस में इजाफा हुआ था। पेट्रोल की कीमत तो वहीं पे थी, इन्होंने लेवियां उठा के 100 सवा 100 तक पहुंचा दी। जो लेवी वसूल की जा रही है ये पेट्रोल की कीमत नहीं होती, ये सारे टैक्स लेने के बाद जो इजाफी टैक्स लिया जाता है ये वो होता है। तो इजाफी टैक्सेस जो है वो बहुत ज्यादा इन्होंने वसूल किए। पूरी दुनिया में जंग के बहाने जिस मुल्क ने अपनी कौम को लूटा है वो पाकिस्तान है। तो वज़रा कह रहे हैं जनाब जंग में बड़ा अच्छा काम किया। फिर रिलीफ के दावे किए गए कि जनाब अवाम को बहुत रिलीफ दिया गया, ये दावे किए जा रहे हैं। कौन सा रिलीफ दिया अवाम को? जो 200 यूनिट तक के लोगों के ऊपर थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी खत्म कर दी गई। आम आदमी बिजली का बिल 4 गुना पे कर रहा है। कई लोग बेचारे जो हैं वो फिक्स चार्जेस से परेशान हो गए हैं। जिन लोगों ने सोलर लगाए थे तंग आके, उनकी जिंदगी भी अजाब बना दी गई है। इंडस्ट्री जो है वो सारी की सारी बिठा दी गई है। गरीब आदमी, छोटी इंडस्ट्री, छोटा कारोबारी लोग, ये सब बहुत परेशान है। आप देख लें, ईद के ऊपर ताजरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हमारे यहां पे खरीदारी 70% कम हो गई है, हमारी सेल में 70% तक कमी हुई है। ये बहुत बड़ी कमी है। पाकिस्तान का पूरा मईशत का भट्टा ही बैठ गया, तो आम आदमी को तो रिलीफ मिला कोई नहीं। और हुकूमत के अपने लोग कह रहे हैं कि 8.7 अरब डॉलर ये अशराफिया के ऊपर खर्च कर दिए गए सब्सिडीज कीमत के अंदर। उनको ये छूट दे दी गई, उन्हें रिलीफ दे दिया गया। गरीब आदमी के लिए टके का रिलीफ नहीं है, गरीब आदमी को कुछ नहीं दिया गया। लेकिन अशराफिया को क्या कुछ दिया गया? अरबों डॉलर्स के उनको रिलीफ दे दिए गए। यानी जितना पैसा हमने 3 साल में IMF से लिया, उतना पैसा हमने 1 साल में अशराफिया की जेब में डाल दिया। ये किया पाकिस्तान के साथ। यानी पाकिस्तान जितना भी कर्जा लेता है, यानी रोजाना के हिसाब से अगर हम करें तो 20 से 25 अरब रुपए रोज के बनते हैं। 22-23 अरब रुपए के आसपास की वो अमाउंट है। रोजाना पाकिस्तान इतना कर्जा लेता है। तो ये जितना कर्जा पाकिस्तान लेता है ये जाता कहां, इसका तो हिसाब ही कोई नहीं है। लेकिन अब पता चल रहा है कि ये
छूट दी जाती है अशराफिया को, एलीट क्लास को, अपने आसपास के लोगों को। मगरमच्छों को यह पैसा खिलाया जाता है और यह रिलीफ मगरमच्छों को दिया गया है, आम पाकिस्तानियों को नहीं दिया गया। फिर माशी तरक्की के इन्होंने दावे कर दिए। जहां पे इमरान खान साहब माशी तरक्की के इशारे छोड़कर गए थे ना, ये उसके आद में भी नहीं पहुंचे अभी तक। इमरान खान साहब जो तरक्याती मंसूबे उनके दौर में चल रहे थे वो तो सारे बंद हो गए, जिन्होंने बाद में डिलीवर करना था। तरक्याती बजट जो है वो इन्होंने आधा कर दिया। पाकिस्तान के अंदर कोई नया मंसूबा लगेगा नहीं, इन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। पाकिस्तान में जितने पुराने बड़े मंसूबे चल रहे थे वो सारे अब मुंजमद हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, ये भी इन्होंने खुद अनाउंस कर दिया। और मईशत की जो हालत इन्होंने की है, तरक्की तो बहुत दूर की बात है, मईशत का बेड़ा गर्क हो गया, वो वेंटिलेटर पे पड़ी हुई है। और ये इनके अपने मुंह के अल्फाज हैं। आज इनको कर्जा मिलना बंद हो जाए और आज इनके वेंटिलेटर उतार लिए जाएं तो इनको सुबह अनाउंस करना पड़ जाएगा कि हम दिवालिया हो चुके हैं। तो ये तो डोनाल्ड ट्रंप की खुशामद कर करके इधर से पैसा ले, उधर से पैसा ले, उधार पैसा पकड़, कौम के ऊपर इजाफी टैक्सेस लगा के, बिजली और गैस की कीमतें ज्यादा करके, पेट्रोलियम लेवी लगा के किसी ना किसी तरह ये पहिया घसीट रहे हैं, किसी ना किसी तरह ये हुकूमत चला रहे हैं, वरना इनके पल्ले कुछ नहीं है। महंगाई का वो कहते नहीं खात्मा कर दिया। कोई एक चीज बताएं जो पहले से सस्ती हो। बिजली पहले से महंगी है, 1 गुना 2 गुना नहीं, इससे भी ज्यादा महंगी है। गैस पहले से महंगी है, कोई 2 4 5 गुना नहीं, 10 गुना महंगी है। पेट्रोल पहले से महंगा है। कितना महंगा है? डबल से भी ज्यादा कीमत का है। और कोई चीजें बताएं। आटा जो 1100 रुपए का मिलता था वो 3000 के आसपास पहुंच जाता है, वो भी पहले से महंगा है। घी, चावल, दूध, दही, अंडे, हर चीज, जो चीज आप उठाएंगे, सब्जियां उठा लें, गोश्त उठा लें, हर चीज पहले से बहुत महंगी है। तो इन्होंने कौन सी चीज सस्ती की है? वो जो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का इन्होंने छोटा सा एक ऐलान किया है, वो ना भी करते तो कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो कर देंगे तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गरीब आदमी को इन्होंने पीस के रख दिया। तनख्वाहदार तबका सबसे ज्यादा बोझ उठा रहा है। गुर्बत में, बेरोजगारी में और महंगाई में इजाफा हुआ है। कर्जों में हैरान कुन हद तक इजाफा हुआ है। टैक्सों में और लेवीज में इन्होंने भरमार कर दी है। बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में लगातार कम हो रही है। पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स लगातार गिरती चली जा रही हैं। ज़राअत की इन्होंने तबाही फेर दी है। लोग खादे नहीं खरीद सकते, ट्रैक्टर नहीं खरीद पा रहे, पानी का मसला बढ़ता जा रहा है। ट्यूबवेल चलाने के लिए भी किसानों के पास पैसा नहीं है। ये पाकिस्तान के अंदर इन्होंने ज़राअत के साथ और सनत के साथ किया है। तालीमी शोबे में क्या किया, जरा ये आप देखें। ये तैमूर झगड़ा साहब ने बाकायदा इसको एक जगह पे अनाउंस भी किया है। हायर एजुकेशन का जो मामला है पाकिस्तान में, ये वफाक के पास है। हायर एजुकेशन का जो शोबा है वो वफाक के पास है। तो यहां पे 278 यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान के पास, 278 ये यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान के पास, जिन्हें हायर एजुकेशन कमीशन बजट देता है। हायर एजुकेशन का जो बजट है 2022 से 2025 तक, यानी इमरान खान की हुकूमत गिरने से लेकर 2025 यानी पिछले साल तक 65 अरब रुपए इसका बजट रहा, उससे नहीं बढ़ाया गया। यानी आखिरी मरतबा जो बजट बढ़ा वो इमरान खान साहब के दौर में बढ़ा, तब से लेकर अब तक ये 65 अरब का बजट ही रखा गया, उससे बढ़ाया नहीं गया। और इस साल भी उस बजट को 65 अरब रुपए ही रखा गया। अब आप अगर देखें तो ऐवान सदर का बजट बढ़ रहा है, वजीर आजम हाउस का बजट बढ़ रहा है, इनके ज़ाती अखराजात बढ़ रहे हैं, जो वजारतें इनके काम की हैं वहां बजट बढ़ रहा है। दिफाई बजट हर साल बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन तालीम का बजट नहीं बढ़ रहा। मुझे बताएं, पाकिस्तान को बम आगे लेकर जाएंगे या पाकिस्तान को तालीम आगे लेकर जाएगी? आप दिफाई बजट बढ़ाएं, जरूर बढ़ाएं। पाकिस्तान का दिफा मजबूत होना चाहिए, बहुत मजबूत होना चाहिए, लेकिन हम आगे तालीम के साथ जाएंगे, हम आगे हुनर के साथ जाएंगे। तालीम के ऊपर आप पैसा नहीं लगा रहे। ईरान ने जो पूरी दुनिया का मुकाबला किया है वो अपने इंजीनियर्स के जरिए किया, अपने डॉक्टर्स के जरिए किया, अपने पढ़े लिखे लोगों के जरिए किया। इस रीजन के अंदर तालीम में सबसे बेहतर हालत ईरान की है। वो कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां पे तालीम नहीं है। इस रीजन का जो पूरा एक डाटा आया, मैंने कल आपको पढ़ के सुनाया, वहां पे नंबर 1 मुल्क ईरान है। सबसे ज्यादा टेक्निकल एजुकेशन हासिल करने वाले लोग वहां पे मौजूद हैं और वहां की यूनिवर्सिटियों में लोग बहुत आला तालीम हासिल कर रहे हैं। तो आपने क्या किया? आपको दिफा के लिए, आगे बढ़ने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है। तो हायर एजुकेशन कमीशन का बजट वो बढ़ नहीं रहा, वो वहां भी खड़ा हुआ है, लेकिन दिफा का बजट बढ़ रहा है। बाकी बहुत सारे शोबों में बजट बढ़ रहा है। जहां पे कमी है वो क्या है? तालीम में और सेहत में, आम आदमी की रिलीफ देने के मामलात में, या आम आदमी जहां से जिन चीजों से उठता है वहां पे वो बजट में कटौती लगा देते हैं, वहां पे बजट कम कर देते हैं। असद उमर ने एक बड़ा जबरदस्त इसका खुलासा बयान किया पूरे बजट का, और उन्होंने कहा जी
क्रक्स ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर बजट स्पीच सो फार, कि जो बजट स्पीच की है ये फाइनेंस मिनिस्टर ने, वो ऐसा ही लगता है कि माई बॉस इज ग्रेट एंड हिज बॉस इज इवन ग्रेटर एंड ट्रम्प लाइक्स बोथ ऑफ देम अलॉट। वो कह रहे हैं जी कि मेरा बॉस जो है ना वो बड़ा अजीम है और उसका बॉस जो है वो उससे भी ज़्यादा अजीम है, और ट्रम्प जो है वो हमारे दोनों बॉसेस को बहुत पसंद करता है। बस यही है कहानी लग रही है बजट स्पीच में। यानी मैं वो पढ़ रहा था बजट स्पीच, उसमें जनाब फील्ड मार्शल की तारीफें हो रही हैं, भाई आर्मी चीफ की तारीफें बजट स्पीच में कहाँ से आ गई भाई? वो एक बजट है, एक ऐसी दस्तावेज है जिससे अपने पाकिस्तान को चलाना है। वह मईशत की बात करें, आप बताएं अपने मईशत के अंदर कौन से अहदाफ हासिल किए, फिर आप बताएं उन अहदाफ से अगले टारगेट आपके क्या हैं, कौन से टारगेट आपके पूरे हुए, कौन से टारगेट आपके पूरे होने हैं। जो उठता है वो फील्ड मार्शल की तारीफें शुरू कर देता है। वो ऐसा लगता है पूरा निज़ाम फील्ड मार्शल के जूते पॉलिश करने के ऊपर खड़ा है। ये शहबाज शरीफ साहब ने ऐसी तरह डाली है, ये गए जाके अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर शर्मिंदा करवाया, वहां पे फील्ड मार्शल की तारीफें कर दी पकड़ के। कोई एक फोरम नहीं है जहां पे ये फील्ड मार्शल की तारीफ करना भूलते हो। एक सरकारी मुलाजिम है, वो बेचारा अपना काम कर रहा है, उसको अपना काम करने दो, वो रिटायर हो गया अपने घर जाए। इन्होंने उठा के उसको पता नहीं क्या बना दिया। देखिए, नॉर्मलाइज करें चीजों को, पाकिस्तान को एक नॉर्मल मुल्क की तरह चलने दें, सरकारी मुलाजिम को सरकारी मुलाजिम रहने दें। ये जो चीजें हैं इन्होंने ही पाकिस्तान को हमेशा नुकसान पहुंचाया। फिर डिक्टेटर आ जाते हैं यहां पे, लंबे लंबे अरसे तक बैठे रहते हैं, फिर उठते ही नहीं है। नाजरीन, एक बात और मैं यहां पे आपको याद दिलाना चाहूंगा कि बिलावल और उसके वालिद आसिफ जरदारी, इन दोनों ने हर गलत काम में नून लीग का पूरा पूरा साथ दिया, चाहे वो आईनी तरामीम हो, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करना हो। अपने मुंह से इन्होंने कहा कि हम एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करेंगे, चाहे वो तमाम 4 बजट हो, अब ये 5वां बजट आ रहा है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो मईशत की तबाही हो, हर चीज में पीपल्स पार्टी पीएमएलएन के साथ शरीक जुर्म है। फजल रहमान साहब ने इनको बाहर बैठ के इमदाद फराम की, पहले साथ बैठकर की 1-2 साल, और उसके बाद बाहर बैठकर फजल रहमान साहब ने इन्हें इमदाद फराम की है। तो 4 बजट जो है उनमें पीपल्स पार्टी ने बाकायदा वोट किए, अभी भी पीपल्स पार्टी वोट करेगी। पीपल्स पार्टी हर जुर्म में बराबर की हिस्सेदार है। लेकिन बिलावल इक्का दुक्का जुमले बोल के किसी तरह यह साबित करने की भी कोशिश करता है नूरा कुश्ती के जरिए कि भाई हम तो अपोजिशन है। यानी अब बिलावल जो इस वक्त वारदात खेल रहा है वो ये कर रहा है कि अपोजिशन भी हम है और हुकूमत का बजट भी हम पास करवा रहे हैं। ये आईनी तरामीम भी हम करवाएंगे लेकिन अपोजिशन भी हम है। ये पीएमएलएन का हर चीज में साथ भी हम देंगे लेकिन पीएमएलएन के खिलाफ भी हम है। तो ये एक नूरा कुश्ती जो इमरान खान साहब ने बहुत पहले इस कौम को समझाया था, ये नूरा कुश्ती करके कौम को दिखाते हैं और बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं कि जैसे जो कुछ हो रहा है वो पीएमएलएन जिम्मेदार है, लेकिन पीपल्स पार्टी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है, मगर हर चीज में पीपल्स पार्टी पीएमएलएन का साथ भी देती है। नाज़रीन, अब मैं आपको चंद अल्फाज सुनाना चाहता हूं, ये मैं आपको लेकर चलता हूं आज़ाद कश्मीर। आज़ाद कश्मीर में अवाम के धरने अभी भी जारी हैं और जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उन्होंने कुछ अहम फैसले करने हैं। शायद आज के दिन में उनके ये फैसले हो जाएंगे और फिर पता चलेगा कि ये मामला किस तरफ को जाता है, अवाम आगे की तरफ बढ़ती है या यहीं पर रावला कोर्ट के अंदर वो धरने देकर बैठे रहेंगे। बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया इन लोगों के बारे में। यानी पहले ये कहा गया टाउटों की जानिब से कि इनमें खवातीन की शमूलियत नहीं है, लिहाजा ये लोग जो हैं शरपसंद हैं, इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। फिर खवातीन आ गई निकल के और पहली मरतबा आज़ाद कश्मीर की तारीख में खवातीन निकल कर आई और उन्होंने धरने में ना सिर्फ वो बैठी बड़ी तादाद में बल्कि उन्होंने धरने में तकारीर भी की। फिर दोबारा टाउटों ने मुंह खोला तो उन्होंने कहा जी खवातीन को बुलाकर क्रैकडाउन से बचने के लिए उन्हें ह्यूमन शील्ड बना लिया गया। अंदाजा करें आप बेशर्मी का। यानी पहले कह रहे हैं कि खवातीन नहीं है लिहाजा ये तहरीक फारग है। जब खवातीन आई तो उन्होंने कहा जी देखे खवातीन को आगे कर दिया ताकि वो सिक्योरिटी फोर्सेस के क्रैकडाउन से बच सकें। हालांकि उनके इतने सारे लोग शहीद हो गए हैं, लगातार उनके लोग जख्मी हो रहे हैं, बेशुमार उनके लोगों को जो है वो परेशान किया गया है, उनका नुकसान भी हो रहा है, माशी नुकसान भी उनका हो रहा है और उनका जानी नुकसान भी हो रहा है, उनका माली नुकसान भी हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो लोग डट कर खड़े और मुकाबला कर रहे हैं। अब जरा आप सुने उमर नज़ीर कश्मीरी को, उन्होंने ना एक तकरीर की है, ये एक छोटा सा हिस्सा मैं आपको सुनाता हूं। पाकिस्तानी लोगों को मुखातिब होकर उमर नज़ीर कश्मीरी क्या कह रहे हैं, ये जरा आप सुनिए। क्या मैं पाकिस्तानी अवाम से कहना चाहता हूं, ये लाखों का मजमा आपसे कह रहे हैं, क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं?
क्या हम पाकिस्तान के खिलाफ है? पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ है? पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ है? पाकिस्तानी अवाम हमारे भाई है, हमारे भाई है, हम उसके खिलाफ नहीं है। इनकी ताइज से, इस मजमे की ताइज से ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी रियासत से, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी अदारों से, ना हमारा झगड़ा पाकिस्तानी फोर्सेस से, वो पाकिस्तानी अवाम से तो हमारा झगड़ा बनता ही नहीं, वो हमारे एहताजी हैं। सुना नाज़रीन आपने, और भी बहुत कुछ बोला। इन्होंने ये भी बोला कि लानत भेजते हैं इंडिया के मामलात के ऊपर, और इन्होंने इंडिया से शिकायत भी की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ हम हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हम हैं, और साथ में इन्होंने कहा कि ये जो हम पे इल्ज़ाम लगाया जाता है उसकी तकलीफ का इजहार किया। तो एक तरफ काला चैनल है जिसको एजेंसियां चलाती हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने सोशल मीडिया के मुकाबले में अपने कुछ चैनल्स लॉन्च किए थे, जिनमें एक काला चैनल भी है। काले चैनल के और भी बहुत सारे छोटे छोटे इधर उधर उन्होंने ग्रुप बनाए हुए हैं। कुछ सहाफ़ियों को उन्होंने बरतानिया में, इधर उधर मुख्तलिफ मुल्कों में लॉन्च भी किया हुआ है काले चैनल के अंदर। तो ये जो काला चैनल जिसकी काली करतूतें हैं, इसके लोग दिन रात ये साबित करना चाह रहे थे कि ये जो कश्मीरियों की जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है ये कोई जत्था है। लेकिन कश्मीरियों ने अपने इत्तेहाद से साबित किया कि वो जत्था नहीं बल्कि वो कश्मीरी अवाम है, और वो अवाम की आवाज़ है। ख़वातीन भी उसमें निकल आईं। फिर वो ये साबित करने पर लगे हुए थे कि ये इंडियन स्पॉन्सर्ड हैं और इंडिया इनको सपोर्ट कर रहा है, और ये पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं या कश्मीर को इंडिया के साथ लेकर जाके मिलवाना चाहते हैं। कोई इस तरह की बातें उन्होंने करना शुरू की। लेकिन इन तमाम प्रोपेगेंडों का तोड़ ये चंद सेकंड की वीडियो के अंदर जो मैंने आपको सुनाई, ये 1 मिनट से भी छोटी वीडियो है, 2.5 मिनट का ये पूरा क्लिप है, मैंने ये सुना है। तो सारा प्रोपेगेंडा वाड़ के रख दिया उमर नज़ीर कश्मीरी ने। काला चैनल जो है उसकी सारी इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो गई। देखिए, बयानिया ऐसे नहीं बनता, ये नफरत फैलाने का काम कर रहा है। जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या जो एजेंसियों ने काले चैनल या इस तरह के और चैनल्स बनाए हुए हैं, उनके जरिए से वो लगातार नफरत फैला रहे हैं। उनके जरिए से वो लगातार पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। उनके जरिए से वो बिल्कुल वही काम कर रहे हैं जब बांग्लादेश टूटा था, उस वक्त जनरल याह्या के लोग ये काम कर रहे थे, जो आज दोबारा से काले चैनल से और इस जैसे लोगों से ये काम करवाया जा रहा है। बहरहाल ये प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। उमर नज़ीर कश्मीरी के मुंह से आपने सुन लिया, तो अब टाउट्स क्या कहेंगे? अब वो किस तरीके से कश्मीरियों को गद्दार करार देंगे? ये गद्दार गद्दार कहने वाला सिलसिला बंद होना चाहिए। पाकिस्तान हम सबका है, हम सारे पाकिस्तान के मालिक हैं। हम सबको पाकिस्तान से एक जितना प्यार है। कोई यूनिफॉर्म के अंदर है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर है। तो ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म के अंदर जो है उसको ये हक हासिल है कि वो पाकिस्तान के सारे फैसले करे। पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की अवाम करेगी, और पाकिस्तान का हर शहरी पाकिस्तान का वफादार है। लोगों को गद्दार मत बनाओ। सबकी अपनी अपनी ओपिनियन होती है, इख्तलाफ राय को गद्दारी की वजह मत बनाया जाए। नाजरीन, जहां पे एक और बड़ी खबर है, और बैनुल अक़वामी सतह पे अमेरिका और ईरान का मुआहिदा, और यह मामला अब काफ़ी आगे बढ़ चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी अनाउंस किया था, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने भी अनाउंस किया है, और उसके अलावा इस पे दीगर जगहों से भी अनाउंसमेंट्स आ रही हैं। यानी अब ईरान की तरफ से भी इसकी कंफर्मेशन आई है। तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो ईरान और अमेरिका में तय पा रही हैं? ईरानी सोर्सेज ने 14 निकात बताए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इसको गैर संजीदगी कहा कि इन चीज़ों को भी पब्लिक नहीं करना चाहिए। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोप के किसी मुल्क के अंदर ईरान के साथ मुआहिदा हो सकता है, तो ये पाकिस्तान में होना चाहिए। वैसे उसूली तौर पे मेरी तो ये ख्वाहिश है, जितनी पाकिस्तान ने मेहनत की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने हमें तारीफों पे ही रखा हुआ है। बाकी रिलीफ उन्होंने सारे इंडिया को दिए हैं, पाकिस्तान को रिलीफ कोई दिया नहीं। बहरहाल जो मुआहिदे की शराइत हैं जो अभी तक मंजर आम पे आई, और इन पे ये कहा जा रहा है कि फाइनल कुछ भी नहीं है, लेकिन जो चीज़ें मेन हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, और आपको हैरत भी होगी कि ये अमेरिका ने जंग कहाँ से जीती है। फिर नंबर 1, लबनान समेत तमाम महाजों पर जंग का फौरी और मुस्तकिल खात्मा हो जाएगा। नंबर 2, अमेरिका का ईरान के दाखिली उमूर में अदम मुदाखलत और इस्लामी जमहूरिया ईरान की खुद मुख्तारी के एहतराम का अहद। नंबर 3, 30 दिन के अंदर बहरी मुहासरे का मुकम्मल खात्मा अमेरिका करेगा और ईरान के इतराफ से अपनी फौजें वापस बुलवा लेगा। नंबर 5, ईरानी इंतजामात के तहत, ये जुमला आपने याद रखना है, ईरानी इंतजामात के तहत 30 दिन के अंदर आबना हुर्मुज़ को दोबारा खोल दिया जाएगा। यानी ईरानी इंतजामात के तहत, पहले की तरह नहीं होगा। नंबर 6,
तेल, पेट्रोकेमिकल मसनूआत और उनकी जो बाकी चीज़ों की फ़रोख्त पर जो पाबंदियां हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। ईरान को अपनी मालियाती वसाइल तक मुकम्मल रसाई मिल जाएगी। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों की जानिब से ईरान की तामीर नौ के लिए $300 अरब के मंसूबे पेश किए जाएंगे। नंबर 8, जौहरी मामलात जो हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तमाम बुनियादी और सानवी अमरीकी पाबंदियों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल और बैनुल अक़वामी एटमी तवानाई एजेंसी के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदादों के खात्मे के लिए 60 रोज़ा मुज़ाकरात होंगे। नंबर 9, NPT मुआहदे के तहत ईरान इस अहद की तजदीद करता है कि वो जौहरी हथियार तैयार नहीं करेगा। नंबर 10, मुज़ाकरात के दौरान अमेरिका ने ना तो खित्ते में अपनी अफवाज में इजाफा करेगा और ना ही कोई नई पाबंदी आयद करेगा। नंबर 11, हतमी मुज़ाकरात के 60 रोज़ा मरहले में ईरान के $24 अरब जो मुंजमद असासे हैं वो आज़ाद कर दिए जाएंगे, जिनमें से निसफ रकम मुज़ाकरात शुरू होने से कबल ईरान के इख्तियार में दे दी जाएगी। नंबर 12, मुआहदे के निफाज की निगरानी के लिए एक निगरान तरीक़ाकार कायम किया जाएगा। नंबर 13, हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदाद के जरिए की जाएगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आखिरी जो इसके अंदर नुक्ता है वो ये है कि मुंजमद असासों की निस्फ रकम की बहाली, ईरानी तेल पर पाबंदियों की मुअत्तली और बहरी मुहासरे के खात्मे से कबल हतमी मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। ये आखिरी नुक्ता है। इसमें जो ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम और जो उसका हथियारों का जो प्रोग्राम है और जो उसके मुज़ामती ग्रोहों की हमायत के मौज़ूआत हैं वो इसमें डिस्कस नहीं हुए, जिसमें मुझे हैरत हो रही है। बहरहाल सामने आ जाएगा, जो अमेरिका की जानिब से भी है और जो ईरान की जानिब से वो आपके सामने आ गया। अब मिलता जुलता जो अमेरिकन मुतालबात हैं और ईरानी मुतालबात हैं, इनके बीच में कोई MOU होना है तो देखते हैं यूरोप में होता है या कहाँ पे होता है और क्या होता है, वो चीज़ें आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।